सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा आज का विषय है कांग्रेस का क्या होगा। आपको अचरज हो सकता है, अचरज इसलिए हो सकता है कि देश भर के चैनल इस समय चिंता इस बात पर कर रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार का क्या होगा या वहां पर मौजूद कांग्रेस की सरकार का क्या होगा। ऐसे में हम ये बेसुरा राग क्यों अलाप रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए हमारे जहन में उठता है कि कांग्रेस पार्टी कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका निभाने वाला एक दल रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास 135 साल का गौरवशाली इतिहास है, जिस पार्टी के पास तकरीबन 6 दशक तक इस देश पर राज करने का तजुर्बा है। वह पार्टी जिससे महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी से लेकर गांधी परिवार के ताजा तरीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक मौजूद हैं। ऐसी अनमोल विरासत रखने वाली पार्टी आजकल हर कदम पर लड़खड़ाती है, हर दौड़ में गिरती है, हर मुकाबले में हारती है। ये जो सिलसिला है ये बेचैनी पैदा करता है। बेचैनी इसलिए पैदा करता है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत सत्ताधारी दल होना जितना जरूरी है, उतनी ही ज्यादा जरूरत इस बात की महसूस की जाती है कि विपक्ष के तौर पर भी आवाज बुलंद रहे। कांग्रेस सत्ता में भले ही ना आ पाए, पर कम से कम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो हमें दिखाई दे। लेकिन जो कुछ भी पिछले कुछ दशकों में कहें या कुछ सालों में कहें, कांग्रेस उस भूमिका को खोती हुई नजर आ रही है। और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस से मोह भंग की जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें जनता के स्तर पर जो मोह भंग है वो तो अपनी जगह ठीक है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा पीढ़ी का जबरदस्त तरीके से कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। जिन लोगों को कांग्रेस का भविष्य माना जाता था, जिन लोगों को कांग्रेस की संभावना माना जाता था, जिन लोगों के माध्यम से उम्मीद की जाती थी कि ये कांग्रेस को उसकी खोई हुई विरासत वापस ला कर देंगे, वो खोई हुई विरासत को वापस लेना तो दूर, राजनीति के बियावन में खुद खोते जा रहे हैं या दूसरी जगहों पर अपना आशियाना बना रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, लेकिन इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें, उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो कांग्रेस के संदर्भ में महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा था उसी को लेकर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली है, मगर उसे अभी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आजादी हासिल करनी है। यह आजादी चूंकि रचनात्मक, कम उत्तेजक है और भड़कीली नहीं है, इसलिए इन्हें हासिल करना राजनीतिक आजादी से ज्यादा मुश्किल है। महात्मा गांधी ने यह 1948 में एक मसौदे में जो लिखा था उसका यह अंश हमने आपको दिखाया और सुनाया है। और अब हम आज के संदर्भ में लौटते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके संदर्भ में आजादी के बाद यह कहा जाता था कि इसी लैंप पोस्ट को भी अगर खड़ा कर देंगे तो वह भी चुनाव जीत जाएगा, वह कांग्रेस पार्टी आज जिनको जिता चुकी है उनको अपने साथ बनाए रखने में भी जद्दोजहद के दौर से गुजर रही है। ताजा तरीन मामला अभी राजस्थान का है, जहां पर सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता, जिसके खून में कांग्रेसी संस्कार दौड़ते हैं, खून में इसलिए क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट खुद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। एक सड़क दुर्घटना में अकाल मृत्यु का वह शिकार हुए, नहीं तो उन्हें भी इस देश में एक बड़ी संभावना के तौर पर देखा जाता था। उन राजेश पायलट के बेटे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बने। सांसद बनने के बाद में केंद्रीय स्तर पर मंत्री बने जब कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी। उसके बाद जब 2013 में एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करना पड़ा कांग्रेस को, उस दौर में सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में कमान संभालें। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की और कहना ना होगा कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनती हुई दिखाई दी कांग्रेस की 2018 में। लेकिन अचानक तजुर्बा युवा पीढ़ी पर भारी पड़ा और अशोक गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। तभी से लग रहा था कि ये टकराव का सिलसिला चलेगा और टकराव सामने है। राजेश पायलट के चिरंजीव सचिन पायलट इस समय मानेसर में अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने की खातिर जयपुर में होटल में बैठकें कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि बमुश्किल 4-6 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बची थी, अब वहां पर भी सरकारें लुढ़क रही हैं, ढुलक रही हैं। तो कहीं सरकार ही लुढ़क रही है या कांग्रेस के ही लुढ़कने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के बाद कहना शुरू किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। बीच में इन 3 राज्यों में जीत आ गई, भाजपा के पास ये कहने का साहस नहीं रहा। लेकिन अब परिस्थितियां वापस इस ओर इशारा कर रही हैं
कि भाजपा कह नहीं रही है, पर क्या वाकई देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? सवाल निश्चित रूप से गंभीर है। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ तजुर्बे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता है रामविलास शर्मा, उनका नाम है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपनी वैचारिक क्षमता के लिए भी जाना जाते हैं, जीवटता के लिए भी जाने जाते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसमें हमने तजुर्बे को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि युवा पीढ़ी को ही बुलाया है। हमारे साथ 2 युवा नेता हैं। एक हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चिरंजीव राव जी हमारे साथ में हैं, विधायक हैं, एक लंबी राजनीतिक विरासत के वो भी उत्तराधिकारी हैं। उनके पिता कैप्टन अजय यादव अनेकों बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके दादाजी भी रहे। तो एक उत्कृष्ट पीढ़ी के चिरंजीव के तौर पर चिरंजीव राव हमारे साथ में है। और साथ साथ जो ये कहा जाता है कि नई पीढ़ी को नहीं मौका मिलता, पर उसके अपवाद स्वरूप हमारे साथ देवेंद्र यादव है। देवेंद्र यादव को सबसे कम उम्र में छत्तीसगढ़ में मेयर बनने का गौरव हासिल है। वह वर्तमान में विधायक भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ में हमारे साथ में प्रेम कुमार जी है, देश के जाने माने पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम चिरंजीव राव जी से करते हैं। और चिरंजीव, आपसे समझना चाहते हैं, जिस पार्टी में अभी आप अपना वर्तमान लगा रहे हैं उसके भविष्य को लेकर कितनी बेचैनी आपके अंदर भी आ गई है? आपके पिता के तल्ख तेवर तो हमें समय समय पर दिखाई देते हैं, पर अब तो हर तरफ से कांग्रेस जनता के स्तर पर कम, अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्तर पर ज्यादा खारिज होती दिखाई दे रही है। कितनी बेचैनी, कितनी नाराजगी, कितना दुख, कितनी पीड़ा बतौर युवा नेता आपको है इसकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर पार्टी के अंदर, हर परिवार के अंदर मतभेद हो जाते हैं जी। और जहाँ तक बात आपने सचिन पायलट जी की करी जी, बड़े कद्दावर नेता वो राजस्थान के हैं। उनके पिता राजेश पायलट जी वो भी बहुत कद्दावर नेता रहे और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बात उनसे करी है, उनके कुछ तकलीफ उनको राजनीति के अंदर वहां पर, और ये हो जाता है। मुख्यमंत्री के साथ आपने जैसे बात किया, हरियाणा के अंदर मेरे पिता मंत्री थे, उनके भी कुछ दिन मतभेद रहे हुड्डा साहब के साथ, तो वो अपने लोगों के लिए ही होता है। और मुझे लगता है कि राहुल जी का बीच बचाव करने के बाद वो अब मान गए हैं। और देखिए, जहां तक मैं अपनी बात करूं, हर युवा नेता चाहता है कि पार्टी के अंदर उसका कद बढ़े, और सचिन पायलट ने मेहनत भी बहुत करी जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको देने के अंदर कहीं कमी नहीं छोड़ी। तो दोनों तरफ से ये सोच रही है, और कहीं ना कहीं अगर कोई मतभेद है तो उसको बहुत जल्द दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए जी, मेरा सचिन पायलट को लेकर कोई विषय नहीं आज के कार्यक्रम का, मेरी चिंता का विषय भी नहीं है कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। जानना यह है कि कांग्रेस में कुछ जान बचेगी या नहीं बचेगी। सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए पार्टी छोड़कर कौन कौन जा रहे हैं। पार्टी छोड़कर गए अशोक तंवर, युवक कांग्रेस के कितने सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका रही, एक बार कोई भूमिका नहीं मिली, धैर्य नहीं रहा, संतोष नहीं रहा, पार्टी छोड़कर निकल गए। दूसरा नाम दे रहा हूं मैं सचिन पायलट के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर। क्या कुछ पार्टी ने नहीं दिया? उन्हें 26 साल की उम्र में टिकट दिया, उससे पहले उनकी मां को टिकट दिया था, जीत गए, केंद्र में मंत्री भी बनाया जब मौका लगा प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, फिर मौका लगा तो दोहरी जिम्मेदारी उनके पास, प्रदेश अध्यक्ष भी, उप मुख्यमंत्री पद भी। इसके बाद भी संतोष नहीं, इसके बाद भी केवल और केवल मुख्यमंत्री की भूख। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भाजपा में है, सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में टैलेंट की कदर नहीं। क्या नहीं दिया था कांग्रेस ने? उनके पिता की अकाल मौत हुई, तुरंत उनको टिकट दी, मौका लगा, केंद्र में मंत्री बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, खुद अपनी लोकसभा सीट बचा नहीं पड़ सके। इसके बावजूद भी शिकायत पार्टी से केवल इस कारण कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हेमंत बिस्वा वो एक उदाहरण। लाइन लगी हुई है आपकी पार्टी में। जानना यह है कि क्या कमी आ गई, नेतृत्व में भरोसा नहीं है या अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आप लोगों में संतोष नहीं है? क्योंकि भाजपा में भी तो हर एक को मौका नहीं मिल रहा। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तमाम लोगों की हसरत रही, लेकिन पार्टी छोड़ के भाग नहीं गए। ब्रजमोहन अग्रवाल आज भी जूझ रहे हैं, अमर अग्रवाल आज भी जूझ रहे हैं, राम विचार नेता आज भी जूझ रहे हैं। मौका नहीं लगा लेकिन छोड़ नहीं गए। मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष थे, मौका लगा, शिवराज सिंह को 13 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। बर्दाश्त कर रहे हैं ना तमाम नेता, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक, छोड़ तो नहीं गए। रामविलास जी हमारे साथ बैठे हैं, लंबे समय तक संघर्ष किया था, मौका लगा, चांस मनोहर लाल खट्टर जी को दे दिया, रामविलास जी कांग्रेस में नहीं दिख गए। आपकी पार्टी में ऐसी अधीरता, ऐसी बेचैनी, ऐसी छटपटाहट
किस लिए, समझना है। आप देखिए, आप इस बात को क्योंकि आज सुबह ही इतना घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो रहा है और उसी वक्त ही ईडी की रेड कांग्रेस के नेताओं पर लगवाना पता चलता है इनको हॉर्स के जरिए सरकार बनानी। और आपने बात करी, कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों में कई कार्य, झारखंड आज हमारी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ के हमारी सरकार है। और जहां तक आपने बात करी युवाओं को मौका नहीं देते, परसों ही हार्दिक पटेल जो गुजरात से हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी बनाया गया है। तो और जहां तक आप बात कुछ लोगों की कर रहे हैं, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, अगर किसी अपने व्यक्ति की अगर कोई महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। हम तो ये कोशिश करते हैं कि युवाओं को जितना हो सके उनको मौका मिले। और आपने खुद ही बताया कि सिंधिया जी को कितना कांग्रेस पार्टी ने दिया। अभी सचिन पायलट जी को आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत दिया है और हो सकता है मतभेद है, मुझे लगता है बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। अब रामविलास चलिए जी, आप विषय को समझने की कोशिश, मेरा जानने का विषय है कि जिनको इतने मौके दिए उन्हें एक कोई उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो पार्टी छोड़ दे रहे हैं। जानना है क्या संस्कार पार्टी अपने इन नेताओं को दे रही है जिनमें इतना धैर्य भी नहीं, इतने अधीर, क्या है खामी, सोच पा रहे हो? वो लोगों की बात कर रहे हैं, एक सिंधिया जी की और एक पायलट साहब की, ये तो हर पार्टी के अंदर होता है ना, मैं केवल सिंधिया और पायलट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अल्पेश ठाकुर की, मैं बात कर रहा हूं अशोक तंवर की, मैं बात कर रहा हूं हेमंत बिस्वा की, मैं बात कर रहा हूं अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्र राज्य में मंत्री थे। तमाम नाम है, फेरिस्त है लंबी, जिन्हें भविष्य बताया जाता था। एक संकट क्या आया, मौका छोड़कर दूसरी पार्टी में बैठ गए। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की। मानते हैं कि नेतृत्व लाचार है, नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व में आकर्षण नहीं बचा जो अपने ही भविष्य को सुरक्षित रख पाए। सवाल है, देखिए हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है कि लोग पाला बदलते हैं अपना देखते हुए। अगर इनके निजी स्वार्थ अगर इतने बड़े हैं, इनको पार्टी ने इतना कुछ दिया, अगर वो फिर भी बदलते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। ना तो ये पार्टी के अंदर कोई कमी है क्योंकि पार्टी ने तो देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चिरंजीव जी का मानना है कि ये कमी उनमें है, पार्टी में कोई कमी नहीं है। रामविलास शर्मा जी मेरे साथ में है। रामविलास जी, कांग्रेस के साथ संघर्ष आपके 5 दशक हो गए जीवन के, 5वां दशक चल रहा है आपका। कांग्रेस जिससे आप लड़ते थे उस समय जाइंट था, इस समय की हालत कहां चूक रही है कांग्रेस? क्योंकि आपको भी तो लड़ने में तब मजा आता है ना जब प्रतिद्वंदी में कुछ दम रहे, जिसमें दम ही निकल गया उससे लड़के आप क्या करेंगे? हिमांशु जी, आपने हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत मौलिक एक मुद्दा उठाया है जी। आपने बहुत सही कहा कि सचिन पायलट का मुद्दा नहीं। जी। कल एक इरफान खान ने, कांग्रेस के पूर्व सांसद ने श्रीमती सोनिया जी को पत्र लिखा है। जी। अभी मेरे अजीज चिरंजीव राव बोल रहे थे, जी। आपके पूज्य दादा जी। राव अभय सिंह जी जनसंघ हरियाणा के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहे। जी। आज कांग्रेस में हिमांशु जी नेतृत्व का संकट है। जी। आज जो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, इनके सामने कोई प्रेरणा नहीं। जी। हमारे सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हैं, सुंदर सिंह भंडारी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, नरेंद्र मोदी हैं। जी। हमारे यहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है। जी। हमारे यहाँ एक वंश की पार्टी नहीं है। जी। हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण, एक वाल्मीकि का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जी। हमारे यहाँ जना कृष्ण मूर्ति एक दक्षिण का आंध्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारे यहाँ हिमाचल का जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जी। हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लोगों की पार्टी। जी। हमारे सामने प्रेरणा, मैं किसान हूँ जी। मैं हल जोतता हूँ। जी। हिमांशु जी, जब बैल के ऊपर हम हाथ रखते हैं, जी। हम बता देते हैं ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। जी। अटल बिहारी वाजपेयी 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और वाजपेयी जी से हॉस्पिटल में मिलने आई, मैं बांग्लादेश जा रही हूँ। वाजपेयी ने कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। जी। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री
1995 में जिनेवा में 86 देशों का सम्मेलन हुआ। जी सरदार मनमोहन सिंह जी सलमान खुर्शीद वहां पर भेजे जी। और मनमोहन सिंह जी ने कहा कश्मीर जा रहा है, एक आदमी है जिसके प्रति ये सब लोग सद्भावना रखते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी। जी आप बहुत जिज्ञासु पत्रकार होने के नाते नरसिम्हा राव ने निवेदन किया, वाजपेयी जी भारतीय दल के नेता बनकर के जिनेवा में गए जी और वहां दुनिया के सामने रखा कि भाई 1947 से पहले ये चमन एक था, ये गगन एक था, जी। ये वतन एक था और बंटवारे के समय हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ मुसलमान भाई थे जी। और पाकिस्तान में 22% हिंदू आबादी थी। जी आज दुनिया में 1,17,00,000 हिंदू, पाकिस्तान में 17 लाख क्यों रह गए और मेरे देश में 2.5 करोड़ मुसलमान भाई 15 करोड़ कैसे हो गए? किसकी नस्ल कहाँ खत्म हो रही है? जी और इसके ऊपर 86 देशों ने कहा वी सपोर्ट वाजपेयी। जी बेनजीर भुट्टो ने कहा था अटल जी दिल्ली को बता देना जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा। वाजपेयी ने वहीं पर कहा था कि बेनजीर दिल्ली को नहीं बताऊंगा, इस्लामाबाद को बताना, पूरे पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा। रामविलास जी, मैं बीच में रोकूंगा। यहाँ विषय हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं है, देश में लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के बगैर अधूरा रहेगा, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस का क्या होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आपका नजरिया, इस पर बात करें। बोलते हैं जी उनकी जुबान पर ऐसा लगता है हिंदुस्तान का आदमी कहता है इसमें हिंदुस्तान ही नहीं है। जी कभी शोर शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी जी। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मानते हैं, जी कभी गलवान घाटी में चाइना की भाषा बोलते हैं। जी अटल बिहारी वाजपेयी जब 2 मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी पूरा हिंदुस्तान कहता था ही रिप्रेजेंट्स इंडिया। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस में नेतृत्व का संकट, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट, ये रामविलास शर्मा जी का निष्कर्ष है। देवेंद्र यादव जी मेरे साथ में है। देवेंद्र यादव जी को भी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। देवेंद्र जी, जानना यह है कि इतना सब कुछ पार्टी आपको देती है, पर आपके तमाम साथी फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं और कहना ना होगा मौका परस्त भी रहते हैं, क्योंकि जब मौका मिल रहा है दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। लाइन से मैंने नाम लेके दिए हैं। कहां चूक रहे हैं आप? क्या नेतृत्व वाकई आपको इतना आकर्षित नहीं कर पा रहा है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर पाए, संयमित रख पाए, या भाजपा का बढ़ता कद आपको इतना लुभाता है कि उसके खिलाफ लड़ने के स्थान पर उसके साथ मिल जाने में आपको अपना भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है? देखिए, ऐसी बात है, आज के समय देश में जो परिस्थिति है, जी कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है, अवसर दे रही है, उसके जीते जाते एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी राव साहब है, मैं हूँ, जी जिनको 26 साल की उम्र में उन्होंने टिकट दिया। इसके बाद हम लोग जनता का नेतृत्व अपने अपने क्षेत्र पे कर पाते हैं। जी आज समझने की बात यह है कि जैसा रामविलास जी कह रहे थे, हमारे सम्मानित जी, कि इंदिरा जी और अटल जी के बारे में वो बता रहे थे कि क्या संवाद होता था पक्ष विपक्ष का, जिसके आधार पर देश किस दिशा में जाएगा, उस दिशा में राजनीति किस दिशा में जाएगी, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, एक संवाद होता था। लेकिन आज की जो दौर है, इस समय का जो दौर है और इस समय जो नेतृत्व है देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए लगातार अपने कामों को कर रहे हैं। आप समझिए एक बात, आज मध्य प्रदेश में जब उनको मैंडेट नहीं मिलता है तो वहां तोड़फोड़ करते हैं वो जी। उनको मौका मिलता है वो महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करते हैं। तो जो नीति थी, जो नीयत थी, जो एक विचारधारा की लड़ाई थी, आज वो खत्म होकर केवल सत्ता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है, जिसका ये कारण है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर देवेंद्र जी, मेरा आपका सवाल है, भाजपा का तो काम है अपने विरोधियों को परास्त करना, विरोधियों को खत्म करना। कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करेगा, उसमें आपकी शिकायत कैसी? सवाल यह है कि आप लड़ नहीं पा रहे हैं तो सामने वाले खिलाड़ी पर या अंपायर पर दोष क्यों लगा रहे हैं? उदाहरण सहित बताता हूं। महाराष्ट्र में कोशिश की थी, महाराष्ट्र में आधी रात को अजीत पवार को तोड़ा और उनकी शपथ करा दी देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सामने आए, मैदान में उतरे
कहा एक एक आदमी वापस लेकर आऊंगा। लोग साक्षी है, देश साक्षी है। उस आदमी ने कर दिखाया अपनी नेतृत्व क्षमता से। अजीत पवार अकेले अपने घर में घूमते हुए दिखाई दिए टीवी चैनल पर, एक विधायक साथ में नहीं रह गया, और आखिर में हालत हुई कि अजीत पवार भी वापस आ गए और उनके साथ आए। यह होता है नेतृत्व, यह होता है मौके पर अपनी मजबूती दिखाना। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय पे भी देखा और अभी सचिन पायलट के समय पे भी दिख रहे हैं। कहां है नेतृत्व? बेचैनी नहीं होती आपको? कहां लड़ रहे हैं? कहना चाहूंगा सचिन जी अभी हम लोगों से दूर नहीं हुए कि हम लोग सचिन जी का एग्जाम्पल सेट कर पाए। सचिन जी निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग मिलकर परिवार की जो बात है उसको परिवार में निपटाने की कोशिश करके आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। और जहां तक मेरा जो आपसे कहना है इस पूरे विषय पर, पहले नेतृत्व जो था भले विपक्ष का हो या पक्ष का हो, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ता था। अब सत्ता की लड़ाई हो रही है। आप देखिए ना, जनता के मैंडेट को नहीं माना जा रहा है। आप बोलते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि आर्थिक सामाजिक न्याय कांग्रेस को दिलाना देवेंद्र जी, अब एक बात बताइए, कब तक आप तीर कमान से ही लड़ना चाहेंगे जब सामने AK-47 हो? इन बातों में क्या रखा है? आपसे सवाल इस बात का है, सामने वाला जिस तरीके से लड़ रहा है आप उससे लड़ सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, ये प्रश्न है। मैंने आपको उदाहरण से ही समझाया। शरद पवार मौका लगा, साबित किया नेतृत्व क्या होता है। आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पर लगातार हमला भाजपा कर रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी जिनसे आप गुहार करते रहते हैं कि आप फिर नेतृत्व संभालें, सोनिया गांधी जिनके पास 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है अध्यक्ष का, कहां है? कहीं दिख रहे हैं? राजस्थान सरकार इतने बड़े संकट में कहीं सामने आए, किसी से बात की, किसी से कोशिश की? नहीं। आपको नहीं लगता है कि नेतृत्व समझ ही नहीं पा रहा आपका कि उनकी पार्टी और आप सब किस हालत में पहुंच गए? मैं आपको अपना पक्ष रखना चाहता हूं इस बात पे। हमारा नेतृत्व जनता की लड़ाई लड़ता है और जनता के हिसाब से जनता के बीच में जाके अपना अधिकार मांगता है। लेकिन जो गंदी तरीके की लाइफ पॉलिटिक्स आज के दौर पे चालू की गई है, खरीद फरोख्त आज के दौर पे चालू की है, तो हम लोग आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, जो पूरी दुनिया। छत्तीसगढ़ में बैठे हो आप, छत्तीसगढ़ गठन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को अपनी पार्टी में लाने का करिश्मा आपने किया था। आप बता रहे हो कि ये लोग क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। आप साक्षी रहे हो उस दौर के। बात फिर से बताएंगे। मैंने कहा आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी के 36 विधायकों में से 12 विधायकों को आप कांग्रेस पार्टी में कैसे ले गए थे, उस धरती पर बैठे हो। उसके बाद बता रहे हो कि क्या करते थे हम, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं वो। देखिए ऐसा है कि जिस उस समय जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था जिसने ये काम किया था, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में आज नहीं है। और उनके जाने के बाद, पार्टी छोड़ने के बाद हम लोग सत्ता में आए, क्योंकि हम लोग जनता की बात करते हैं। जो केवल सत्ता के पीछे भागता है तो वो केवल 2-3 साल के समीकरण बना सकता है, लेकिन जो जनता के साथ रहता है वो हमेशा का समीकरण बनाएगा। जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग लगातार कर रहे हैं, और देश के अंदर कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व है, कांग्रेस का मजबूत विपक्ष है, जो हर स्थिति में सरकार को जगाने का काम कर रहा है। पार्टी के अंदर भी जो समस्याएं लगातार दूसरा दल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, भले वो प्रलोभन देके हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से कर रहा है, ये सारी चीजों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और जनता समझ रही है। और आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये बात बोलने की आवश्यकता है कि आज के समय में राजनीति का स्तर कितना गिरा दिया है सत्ताधारियों ने। राजनीति का स्तर जितना भी गिरा दिया है, पर अभी तो आप अपने नेताओं के स्तर पर बात करें ना देवेंद्र जी। आपके नेता हुआ करते थे अशोक तंवर, आप तो युवक कांग्रेस की राजनीति की हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, पार्टी छोड़कर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लोग पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब है? जिनको आप अपना युवा हृदय सम्राट बताते थे, वो हृदय सम्राट किस खो में जाके बैठ गया? क्या जवाब आपका? सचिन पायलट, आप उन्हें भी अपना नेता बताया करते थे, वो इस समय मानेसर में बैठे हुए बता रहे अशोक गहलोत के बाद बहुमत नहीं है, दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको तो आप बताते थे इनका अनुसरण होना चाहिए, अब अनुसरण करने की हिम्मत आप में बची है? सवाल है। हेमंत बिस्वा, अल्पेश ठाकोर, ये सारे आप ही के लोग थे जिन्होंने अपनी भूमिकाएं बदल ली, अपनी स्थितियों को बदल लिया, अपनी निष्ठाओं को बदल लिया। अभी भी लगता है कि आपका नेतृत्व बहुत मजबूत है, जितना भी दोष है केवल इनका है। जी, व्यक्ति विशेष की बात अलग हो सकती है, हमारी पार्टी हमारी विचारधारा के साथ चलती है और
जो लोग हमारी विचारधारा में बिलीव करते हैं वो लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं और हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो इस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए देश के अंदर रहें, ना कि सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़कर जहां जहां महत्वाकांक्षा उनकी पूरी होती है उधर चले जाएं। और मैं फिर से आपके सामने ये बात कहूंगा कि आज का जो दौर है, कमर्शियल पॉलिटिक्स का जो दौर है, जो प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने लाया है, तो निश्चित रूप से देश की राजनीति को एक दूसरी दिशा में ले जा रहा है। हम जैसे युवाओं को एक गलत तरह की सीख देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम जैसे युवा भी समझते हैं और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ डट के खड़े हैं इन लोगों का सामना करने के लिए। आप जैसे युवा अगर समझ रहे होते देवेंद्र जी, तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ चल रही होती। बहरहाल प्रेम कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनके साथ सहूलियत है कि वो किसी पार्टी में नहीं है। चिरंजीव जी और देवेंद्र यादव जी के साथ में दिक्कत यह है कि वो अभी भी कांग्रेस के जिम्मेदार सदस्य हैं। रामविलास जी भाजपा में है, पर प्रेम कुमार जी को सहूलियत है। प्रेम कुमार जी, निर्मम मूल्यांकन कीजिए, क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि इस संक्रमण से पहली बार गुजरी है? इंदिरा गांधी जब 1969 में थी तब भी इस दौर से गुजरी थी। मोरारजी देसाई जैसे तमाम दिग्गज उनके खिलाफ खड़े थे, पार्टी का विभाजन करा दिया, लेकिन कांग्रेस बनी रही और इंदिरा गांधी का नेतृत्व बना रहा। 1977 में जबरदस्त हार, इसके बाद भी कांग्रेस में इंदिरा गांधी को खारिज करने की कोशिश हुई, कांग्रेस फिर विभाजित हुई, कांग्रेस संगठन कांग्रेस आई, लेकिन इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, उसके प्रति कार्यकर्ताओं और जनता का भरोसा था। आज तक कांग्रेस मौजूद है जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी थी, पर वही गांधी परिवार मौजूद है, पर कांग्रेस कहां है, कितनी बची है, कितनी खत्म हो गई है, हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। प्रेम कुमार जी कुछ रोशनी डालेंगे, कहां जाएगी कांग्रेस, कहां बचेगी कांग्रेस, कैसे बचेगी कांग्रेस? आप सर जो कह रहे हैं उसकी थोड़ा सा आगे प्रेम कुमार जी, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा, आपके साथ में कुछ वॉइस की क्वालिटी को लेकर इशू है, हम आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र यादव से अपनी बात मैंने रखी थी, मैं एक बार फिर चिरंजीव राव के पास जाता हूं और चिरंजीव जी से पूछ लेता हूं। चिरंजीव जी, इतने बुरी तरीके से लगातार हारने के बाद भी कब तक गांधी परिवार के संदर्भ में माला जपना चाहते हैं? सोनिया गांधी जी ने काम संभाला, जब पहली बार संभाला था कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटें 1999 में कुल 114 सीटें लेकर आई थी। 2004 में संघ परिवार नाराज था अटल जी आडवाणी जी से, तब भी 145 सीटें ही कुल मिला के कांग्रेस को मिली थी 545 में से। 2009 एकमात्र आखिरी उपलब्धि है, उसमें भी स्पष्ट बहुमत के आसपास नहीं थी कांग्रेस, 209 सीटें जीती थी। इसके बाद 2014 आया, 44 सीटों पर रह गए। 2019 आया, 52 सीटों पे हैं, उनमें भी 23 सीटें तो आपकी तमिलनाडु और केरला से आती हैं। तमिलनाडु में द्रमुक की कृपा से और केरल में सबरीमाला विषय के चलते उपजी वामपंथी सरकार के प्रति नाराजगी से। ये कुल मिला के कांग्रेस की आज की स्थिति है। फिर भी कांग्रेस कुछ अलग सोचने, कुछ अलग देखने, कुछ अलग समझने तैयार नहीं दिखाई दे रही है। मान ही लिया है कि अब कुछ बचना ही नहीं है, तो प्रयास क्यों करना है? सुधांशु जी, देखिए, जहां तक बात आपने करी अभी, पिछले दिनों में जहां जहां चुनाव हुए पूरे देश भर के अंदर, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार को वहां सत्ता पलट कर दिया। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, महाराष्ट्र आप देखिए, झारखंड आप देखिए, कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है। और जहां तक आपने बात करी लोकसभा चुनाव की, मैं मानता हूं कि हमारा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के अंदर बेहतर नहीं रहा, पर आप ये देखिए 10 साल में हमारी इससे पहले सरकार थी यूपीए की, उसका एंटी इंकमेंसी जो है वो हम लोगों को झेलना पड़ा और हम स्वीकार करते हैं जनमत जो भी है। अरे चलिए, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? और आप किन जीतों की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाते थे आप, चौथे नंबर की पार्टी हो गए, फिर भी खुश होकर यहां पे बोल रहे हो आप। झारखंड में सरकार बनाया करते थे, आज भी जो है बैसाखी के सहारे हो। मुख्यमंत्री आपका नहीं है, ये तो ना यहां है ना महाराष्ट्र में है, इसके बावजूद भी तय ही कर लिया, कुछ सोचना नहीं है। सुनना चाहते हैं तो आज देश के कुछ ऐसे मीडिया के चैनल हैं
जी। जो इस तरह की खबरें चलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। जी। आप देखिए हरियाणा के अंदर भी सारे मीडिया चैनल के जो सर्वे थे वो ये कहा करते थे कि कांग्रेस की 2 या 4 सीट आएंगी, जी। पर जब नतीजे यहाँ पर आए तो कांग्रेस के वहां पर 31 सीट आई। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के अंदर कुछ ऐसे चैनल हैं जो इस तरह की भूमिका तैयार कर रही है कि राहुल गांधी जी खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। और आपने स्वयं ही ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उभर के वापस आती है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में मुझे लगता है हम फिर मजबूती से वापसी करेंगे। और ये तो हर पार्टी के साथ ऐसा समय आता है जब उसके जो लोग हैं वो पलायन करते हैं। चुनाव के समय आप देखते हैं कितने ऐसा होता है कि नेता इस पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं। और सचिन पायलट के लिए आप अभी से ये मत कहिए कि हमारी पार्टी छोड़कर वो चले गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा चिरंजीव जी, सचिन पायलट ही बोल रहे हैं अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आपके नेता बोल रहे हैं। बहरहाल मैं आपके पास फिर आऊंगा, प्रेम कुमार जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। और प्रेम कुमार जी ने मेरा सवाल तो सुना ही था, उनसे सुनते हैं कि वो कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के भविष्य के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रेम कुमार जी। जी हिमांशु जी, आप जो कह रहे थे उससे मैं थोड़ा आगे याद दिलाना चाहता हूँ कि उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी जी। फिर एक नेतृत्व जो कांग्रेस का आया, जो आज भी बरकरार है, वो उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे चली और यूपीए की 2 कार्यकालें आई। तो मुझे जब नेतृत्व पर जब सवाल उठता है तो मैं इस दौर का वो नेतृत्व याद दिलाना चाहता हूँ कि नेतृत्व तो वही है जी, नेतृत्व में तो फर्क नहीं आया, लेकिन तब नेतृत्व सवालों से ऊपर था और आज नेतृत्व सवालों में है। ये सवाल मेरे हिसाब से बनता है। तो देखिए, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ, ये एक ऐसा समय है जब कांग्रेस अपने कार्यकाल का सबसे बुरा दौर जो विपक्ष में होता है वो देख रही है पिछले 6 साल से, 2 चुनाव से। तो इस दौर में हुआ ये है कि जितने आक्रमण होते हैं वो कांग्रेस को झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। ये वो बीजेपी है जो कांग्रेस मुक्त भारत देखती है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीख लेती है, 1 पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है और वो चाहती है कि देश में 1 पार्टी सिस्टम रहे। ये इस सोच वाली पार्टी है, इसलिए वो ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा असहिष्णु है। वो सरकारों को तोड़ने को भी मानते हैं कि मेरा हक है सरकार को तोड़ना, आप बचाओ, आप अपनी सरकार कैसे बचा सकते हो। तो ये इस दौर की राजनीति है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस चूंकि अभी बुरे हाल से गुजर रही है, तो उसको आज की परिस्थिति को लिया जाए तो अगर सचिन पायलट को आज अगर जेपी नड्डा जी के साथ में वो बीजेपी में शामिल हो चुके होते, जैसा कि सूत्रों के हवाले से सारे चैनलों में खबर आई थी, तो आज ये कहना होता कि कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट से बात नहीं की, नेतृत्व की ये कमजोरी थी और सचिन पायलट छोड़कर चले गए। लेकिन आज अगर सचिन पायलट को रोक लिया जाता है, इसी पार्टी में वो बने रहते हैं, तब भी सवाल कांग्रेस नेतृत्व से ही होगा कि ये अपने भीतर का झगड़ा जो है संभाल नहीं पा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछेगा कि वो कौन लोग थे जो इस झगड़े में अपने सरकार की नई संभावना देख रहे थे, एक सरकार को तोड़ करके दूसरे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये परिस्थिति कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है और ये इसको चुनौती है। ये उनके सामने, कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि कमजोर होने के नाते जो तरह तरह की झंझावात उसके सामने है, उस पर वो पार पाएगी कि नहीं। और इसी क्रम में ये सवाल आता है कि वो नेतृत्व में जो युवा नेतृत्व है उसको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले दौर में जिन युवाओं में उम्मीदें देखी गई थी कि इन युवाओं के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगा, तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। ये उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के रूप में उम्मीद पूरी हुई थी, जिन्होंने राजस्थान में एक सरकार बना के भी अपने नेतृत्व करके, पार्टी को संभाल करके, संजो करके। ये महत्व है सचिन पायलट का। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस बचा करके नहीं रख पाती है, तब मैं मानूंगा कि वाकई एक बड़ा डिबेकल है, बड़ी कमी है। लेकिन अगर सचिन पायलट को ये संभाल लेती है तो पार्टी, तो मैं समझूंगा कि कांग्रेस नेतृत्व में अभी वो ज्ञान बाकी है, वो संवेदना बाकी है जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों से पार्टी लड़ सकती है। अच्छा प्रेम कुमार जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बात होती है परिवार की,
बात होती है कि भाजपा तो लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस तो परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर कुछ है नहीं। पर दौर हम देख रहे हैं कि भाजपा में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतर कुछ होना संभव है? एक सवाल जिसका उत्तर हर एक को पता है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार्य है। बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी का नाम वोट दिलाता है, चुनाव में जीत दिलाता है, चुनाव में सभाओं में आकर्षण पैदा कराता है, जनसभाओं को सफल कराता है। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? उनकी मौजूदगी चुनाव जिताने के संदर्भ में कोई नुस्खा नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी बंद मुट्ठी थी, उत्तर प्रदेश चुनाव में उतारकर खुली मुट्ठी की स्थिति में ला दिया। एक सीट रायबरेली, वो भी किसकी कृपा से? समाजवादी पार्टी की कृपा से। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को नेतृत्व के संदर्भ में विकल्प में विचार तो करना ही पड़ेगा? आखिरकार कार्यकर्ता तो उसी के साथ जाना चाहेगा जिसके नाम से जनता वोट देने को तैयार हो। ये चुनाव की राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत का ही महत्व है। जब मत आपके नाम से, आपके आंकड़े से मिल नहीं सकता तो भगदड़ तो मचेगी। इनकार करेंगे आप? बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी सोच के साथ हूं। और पर इसमें मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ नेतृत्व का मसला होने के बजाय विचार का मसला ज्यादा है। वैचारिक तौर पर एक लकीर खींची है भारतीय जनता पार्टी ने, एक राष्ट्रवाद की लकीर खींची है। उसमें एक जो नारा, जो स्लोगन रखा है वो जन सरोकार की राजनीति करने की का सपना जो जनता के बीच उसने रखा है, वो लकीर जो सामने है, कांग्रेस को उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। और यही नेतृत्व के सामने संकट है, यही नेतृत्व के सामने चुनौती है। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक बड़ा नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है, तो उस हिसाब से एक पैरेलल नेतृत्व की कमी जरूर है। लेकिन ये नेतृत्व ऐसा नहीं है कि खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं हो सकता। ये नेतृत्व खड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वैचारिक लड़ाई जीतनी पड़ेगी। वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। लेकिन बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जाना तो मुझे था रामेश विलास शर्मा जी के पास, लेकिन मैं देवेंद्र यादव जी के पास आता हूं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, विचार की लड़ाई हार रही है कांग्रेस। स्वयं प्रेम कुमार जी जैसा बुद्धिजीवी पत्रकार भी ये बात महसूस कर रहा है। वो कांग्रेस जिसके पास देश को आजादी दिलाने का प्रामाणिक इतिहास है, वह कांग्रेस जिसके पास इंदिरा गांधी के तौर पर लौह महिला होने की विरासत है, वह कांग्रेस जिसके पास देश के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा दी गई कुर्बानी मौजूद है, वह कांग्रेस जिसके पास राजीव गांधी की शहादत है, उस कांग्रेस के संदर्भ में आज बोध करा दिया जाता है कि राष्ट्र विरोधी है। आपके बयान आते हैं तो उससे बोध लोगों को करता है कि देश के खिलाफ बोलने या करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। देश को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर लालायत कोई रहते तो कांग्रेस पार्टी रहती है। विचार के स्तर पर इस कदर खटगरे में खड़े हो गए आप और आपकी पार्टी, कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई नई रणनीति नहीं कि हम इससे लड़ पाएं, जूझ पाएं और जीत पाएं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक लड़ाई आजादी के पहले से लड़ रही थी, देश को आजाद कराने के लिए, और आजादी के बाद जो आर्थिक सामाजिक न्याय है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़ी है जी। आज आप आरटीई देख लें, मनरेगा देख लें, राइट टू इंफॉर्मेशन देख लें, ये कांग्रेस के ही विचार हैं जो अंत्योदय की भावना रखते हैं, सर्वोदय की भावना रखते हैं, गांधी जी की मार्गदर्शन पे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब के विचारों पे चलते हैं। विषय यह है, हम अपनी विचारधारा पे हैं, लेकिन जैसा कि सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि आज की जो दौर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरह कर रही है। वो एकाधिकार चाहती है, वो चाहती है किसी विषय पे चर्चा ना हो, वो चाहती है कि संवाद ना हो, वो चाहती है कि एक राष्ट्रवाद के नाम पर वो जो परसेप्शन क्रिएट करे लोगों के बीच में, जो मैनिपुलेशन करे, वो लोग सच माने। ये दिक्कत है। जब हमारे देश के अंदर आपस में संवाद बंद हो जाएगा, भले वो लोगों के बीच में है, यूनिवर्सिटीज में हो, कॉलेज कैंपस में हो, या सार्वजनिक जगह पर हो, या राजनीतिक क्षेत्रों में हो, ये संवाद को खत्म करना चाहती है, ये चर्चा को खत्म। देवेंद्र जी, मैं आपको रोकता हूं। वो ये चाहती है, दिक्कत का विषय ये नहीं है, वो ये चाहती है और कांग्रेस इससे लड़ नहीं पाती है, या कांग्रेस लड़ने की कोशिश में हार जाती है, ये दिक्कत है। इतनी बड़ी विरासत होने के बाद भी आपकी पार्टी, आपका मौजूदा नेतृत्व और आप लोग नहीं जीत पाते हैं, यही तो सवाल है।
तो दिक्कत तो इस बात की है कि आप सब कुछ होने के बाद भी नहीं जीत पा रहे हैं। कहां चूक रहे हैं? जनता के बीच में कांग्रेस का मोह नहीं भंग हो रहा है। जनता कांग्रेस को जिताकर भेज रही है, लेकिन जो कूटनीतिक राजनीति अभी चल रही है उसके कारण सब लोगों को इस पूरे मसले में पूरा देश आज शर्मिंदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों पर। मैं ये कहना चाहता हूं। पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है। देवेंद्र यादव जी को ऐसी खुशफहमी है। रामविलास शर्मा जी मेरे साथ में। रामविलास जी, आप समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके पास इतनी उत्कृष्ट विरासत है, फिर भी वर्तमान लड़ाई में आपसे जूझना तो दूर, लड़ने की भी स्थिति में नहीं दिखाई देती है। साफ स्थिति है, जहां पर आपकी 300 सीटें, वहां पर 50 सीटें, वो भी दूसरों की बैसाखियों के सहारे। तो सवाल अगर मैं कर रहा हूं तो जाती तो नहीं है, पर आपसे पूछ रहा हूं, जिससे लड़ना आपने शुरू किया था, मैंने कहा उस समय जाइंट थी, दैत्याकार स्वरूप था कांग्रेस का, आज किस कद की है नापने के लिए पैमाना कहीं से लाना पड़ेगा। कितना आपको कष्ट होता है कि आपके दुश्मन किस हालत में आ गए? हिमांशु जी, पहले तो मैं देवेंद्र भाई को, जो इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, आज पूरी दुनिया तो नरेंद्र भाई को अपना नेता मान रही है जी। 130 करोड़ आदमी को नरेंद्र भाई हाथ जोड़ के विनती करता है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आपने आज ताली बजानी है, आपने थाली बजानी है। देवेंद्र जी, आपका बहुत भविष्य है। चिरंजीव राव तो हमारे ही अजीज है, हमारी विचारधारा से हैं। उनके पूज्य दादा राव अभय सिंह हमारे जनसंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, वो एमएलए रहे हमारे। पर अभी प्रेम कुमार जी ने एक बात बड़ी सही कही जी कि कांग्रेस कौन सी विचारधारा की कांग्रेस है? जी। ये ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, न श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। जी। जो इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेती थी, आज देश का हिमांशु जी गरीब आदमी जी, जब राहुल गांधी पुलवामा का बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लेते हैं जी, और राहुल गांधी की स्टेटमेंट को पाकिस्तान का मीडिया 24 घंटे रिपीट करके दिखाता, जी, गलवान घाटी में चाइना को धकेल दिया, जी, बीबीसी कहता है 112 लोग मार दिए। आपका टेलीविजन चैनल चाइना के सैनिकों का रुदन दिखाता है जी, और हमारा भाई जाके खड़ा होता है उनके साथ में। जी, 130 करोड़ का हिंदुस्तान हंसता है। इसलिए कांग्रेस, अब मैं हिमांशु जी आपकी अनुमति से जी। मैं हरियाणा की विधानसभा में 5 बार लोगों को सुनाता रहा। जी। एक किस्सा है, जी। गांव में एक नंबरदार की मौत हो गई। जी, पड़ोस का लड़का अपनी माँ से पूछने लगा, जी। माँ अब नंबरदारी किसके यहाँ जाएगी? बोले वे राम सिंह के जाएगी। जी। बोले राम सिंह भी मर जाए तो? बोले रणदू के जाएगी। और वो बेटा ने कहा कि रणदू भी किसी एक्सीडेंट में मर जाए तो? जी। माँ समझ गई। माँ ने कहा बेटा सारा गांव मर जाएगा पर तेरे नाम नंबरदारी नहीं आई। मैं ये बात हिमांशु जी, क्योंकि हरियाणा का लहजा है, हरियाणा का गांव का आदमी हूँ, हरियाणा का आदमी बड़ी सटीक बात कथा के माध्यम से कहता है। जी। ये 33 में दम है। जी। आज पार्टी प्रेम कुमार जी की निवेदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया था, आई एम गोइंग टू कश्मीर, कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कंट्री, देयर विल बी नो परमिट हूसोएवर, और उनको सांबा से आगे गिरफ्तार किया। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाश वहां से वापस आई। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे। जी। आज नरेंद्र भाई मोदी ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर दिया। मैं बीच में रोकता हूं आपको। 3 नारे उन्होंने दिए थे, चौथा नारा आप लोग तो नहीं दे रहे कि एक देश में 2 पार्टी नहीं चलेंगी? नहीं, एक देश में 2 प्रधान। नहीं, मैंने कहा चौथा नारा लेके आप लोग तो तैयारी नहीं कर रहे। नहीं हिमांशु जी, देखो जो नेता होता है
जो नेतृत्व होता है उसमें नेतृत्व की कैपेसिटी होनी चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी के मुख से पार्लियामेंट में एक तरफ तो राहुल गांधी का जो गाइड एंड फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पारस है, इसके चिपक जाओ, और वो बांस वर्ली पांव छूने की बजाय और साथियों को आंख मार दी। आदमी को नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये कहना है रामविलास जी का। मेरे साथ में डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी जुड़े हैं अभी। आपका स्वागत है त्रिवेदी साहब। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस समय राजस्थान से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, पर इस समय आप जहां पर बैठे हैं देश की प्रदेश की चिंता है वहां को लेकर भी बहुत है। त्रिवेदी साहब, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का क्या होगा, और कांग्रेस का क्या होगा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि गहलोत सरकार का क्या होगा और सचिन पायलट का क्या होगा। कुछ रोशनी आपकी तरफ से, क्योंकि आप मौके पर ही बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, और मैं उसी जगह से हूँ जो श्रीमान अशोक गहलोत साहब का गृहनगर है जी। और रहा सवाल गहलोत साहब का क्या होगा या कांग्रेस सरकार का क्या होगा, तो बिल्कुल सफलता में अस्तित्व में है जी। और उन्होंने मेजोरिटी प्रूव कर दी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो प्रूव करेंगे। 1.5 साल निकल चुका है, आगामी 3.5 साल में कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत आराम से शासन होगा। रहा सवाल सचिन पायलट जी का क्या होगा, तो अभी समय के घर में क्या है देखते हैं, वो जरूर से आएंगे हमारे साथ। आज हमारे आला कमान ने और सभी नेताओं ने, हाईकमान ने उनको निवेदन भी किया है कि मुख्य धारा से जुड़े और वो कांग्रेस के साथ जुड़े। बहरहाल कांग्रेस की सरकार जो है वो बिल्कुल सुखद स्थिति में, इसमें किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का क्या होगा, देखिए कि अगर अभी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाए, 1885 जो गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रथम अधिवेशन से लेकर आज तक जाए, विभिन्न कालिक विभाजन के दौर के बावजूद भी कांग्रेस अपने अस्तित्व में। इस तरह के काल पहले भी आए हैं, आपने शायद 70s का एरा भी देखा होगा, उसके बाद में आपने शायद 90s की बिगिनिंग भी देखी होगी। इस तरह के काल आए थे, परंतु कांग्रेस अपनी तरीके से वापिस आ गई थी। आपकी एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कही थी कि कांग्रेस शायद अपनी बात को कह नहीं पा रही या लड़ाई नहीं लड़ पा रही। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी लड़ाई जिसको कांग्रेस लड़ नहीं पा रही है जी। हाँ, एक बात से मैं आपसे असहमत भी हूँ और सहमत भी हूँ। सहमत तो इसलिए हूँ कि कांग्रेस ने जो लड़ाई का विकल्प तैयार किया है, मैं समझता हूँ कि उसमें कांग्रेस खरी इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि नैतिकताएं और मर्यादाएं बदल चुकी है, मान्यताएं बदल गई है, मूल्य बदल गए हैं। अब लड़ाई प्रचार की लड़ाई नहीं रही, अपनी बात को कहने की लड़ाई नहीं रही, अब मूल्यों के आधार पर बात करने की लड़ाई नहीं रही, अब तो दुष्प्रचार की लड़ाई रह गई, ट्रॉल आर्मी के साथ झूठ को सच सिद्ध करने की लड़ाई रह गई। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने भी वो प्रैक्टिस की नहीं है और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस शायद वो प्रैक्टिस कर भी पाएगी, क्योंकि अपनी जो नैतिकता है और नैतिक प्रोफेशनल मॉरलिटीज है, अपनी व्यावसायिक नैतिकता, उससे परे कांग्रेस जा नहीं सकती। परंतु जहां पे भी सशक्त तरीके से कांग्रेस को अपनी बात कहनी है, अपने विरासत, जो आपने विरासत वाले इतिहास की बात कही है, अपने खूबसूरत विरासत के साथ कांग्रेस में आज भी इतना मटेरियल है कि वो अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटेगी। और कुछ समय रहता है जब लोग झूठ काट की आंडियां बार बार नहीं चढ़ती थी, तो 1-2 बार चढ़ गई है, परंतु अपना धीरे धीरे झूठ के पर्दे उतरेंगे, प्याज के छिलके हटते जाएंगे परत दर परत और लोगों को सत्य का ज्ञान होगा। तब तक कांग्रेस अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस जिस लड़ाई को लड़ रही है और जिस रूप में लड़ रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा उसको अपडेट होके और इस रूप में लड़नी चाहिए जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को नए रूप में पैदा किया है। ट्रॉल आर्मी के साथ में हमें भी आना पड़ेगा, ट्रॉल आर्मी के साथ निकलना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैं आपसे सहमत असहमत दोनों। त्रिवेदी साहब, आप मेरे से असहमत हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि कांग्रेस के संदर्भ में आप इतने आशावादी हैं, कांग्रेस के संदर्भ में आप मेरी बात से असहमत हैं। सचिन पायलट किस पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी के किस हैसियत में है? प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके राज्य के, उप मुख्यमंत्री हैं, कर क्या रहे हैं? भाजपा क्या कर रही है ये विषय नहीं है। आपकी पार्टी के ये तमाम नेता कर क्या रहे हैं, इसके कारण से जनता के बीच में सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के नेता नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रभारी थे, प्रियंका गांधी जी के साथ में सहयोगी थे। उनके संदर्भ में सवाल है। अशोक तंवर आपकी भारतीय युवक कांग्रेस के ना जाने कितने साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद कर क्या रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? तो फिर तो सवाल उठेगा ना। हेमंत बिस्वा हो, अल्पेश ठाकुर हो, संजय निरुपम भी इस समय जो भाषा बोल रहे हैं, और आखिरी बात कपिल सिब्बल के रूप में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और क्या क्या नहीं रहे। उन्होंने ही कहा जब सारे घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे उसके बाद चेतेंगे, उसके बाद जागेंगे। इतना बोल दिया कपिल सिब्बल ने, आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यहां पर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं वो उनकी सुने।
आप लोग सुनेंगे, आपका नेतृत्व तो सुनेगा। लोकतंत्र है कि यहाँ पे हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये तो खुश होने की बात है। ऐसा थोड़ी है कि डोमिनेट होके मुंह के अंदर आवाज ही नहीं निकल सकती, जैसे भारतीय जनता अरे पार्टी। आवाज तो निकल रही है, पर उस आवाज का कुछ असर भी होगा। सवाल इस बात का है त्रिपाठी साहब। आप याद करिए भारतीय जनता पार्टी का वो संक्रमण काल, जब जगदम्बिका पाल जैसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। यही तो ये एक दौर होता है जो समय के साथ में वापस सही हो जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पार्टी उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो चलती रहेगी। जो लोग भूल करके बाहर जा रहे हैं वो वापस। त्रिवेदी जी, हम चिंतित इसलिए हैं कि अशोक गहलोत राजकाज छोड़कर सारे विधायकों के साथ होटल में बैठे हैं। हमें क्या पड़ी थी हम यहाँ कार्यक्रम करते? कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, चिंता इसलिए कर रहे हैं, अपनी संवेदना इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना गौरवशाली इतिहास, उसकी जो हालत देख रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ विचार होना चाहिए, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। आपको खराब लगता है तो कोई बात नहीं। मेरी बात तो सुनिए, जब मूल्य और मान्यताएं बदलने लगती है तो वापस उसका जवाब भी उसी रूप में देना पड़ता है। अगर गिद्ध दृष्टि जगा के और चारों तरफ से इस तरीके से घूमने लगेंगे एमएलए को कंट्रोल करने के लिए, तो क्यों नहीं हम अपने एमएलए के साथ में एकता को बताते हुए एक जगह बैठ जाएंगे? इसमें अनुचित क्या है? इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? इसमें किसी को परेशानी होने की जरूरत क्या है? बिल्कुल हम लोग एक होटल में एक साथ एक सूत्र में बैठे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि कोई अनुचित कृत्य नहीं कर सके। उसको रोकने के लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे। जंग और मोहब्बत में सब जायज है, राजनीति में जायज है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अनुचित क्या है? इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? अनुचित की बात क्यों की? आपने मुझसे कहा था कि इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो आपकी जाहिर हो रही थी, सारे विधायकों को लेकर का बैठना पड़ रहा है, तो भी आप मानते हैं कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि आपको ललचाने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ यूनाइटेड होकर एक साथ बैठे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल इस यूनिटी को बताने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिवेदी साहब का ये कहना है। मैं एक बार फिर चिरंजीव राव के पास में चलता हूं। चिरंजीव जी, आप पार्टी का भविष्य हैं, पार्टी आप जैसे नेताओं के संदर्भ में उम्मीद देखती है, कहीं तो यथार्थ पर भी सोचेंगे आप। क्या वाकई आपको लगता है जैसे आप लोग चल रहे हैं इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, या बतौर युवा नेता आपको लगता है कि नहीं, कुछ बदलाव की जरूरत तो हमें है और हमें वो बदलाव के लिए तत्पर होना चाहिए, केवल विचार नहीं करना चाहिए बल्कि क्रियान्वित भी करना चाहिए? जो मध्य प्रदेश ने इस कोरोना काल के अंदर भी गलत तरीके से खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई, क्या वो ठीक था? आज आप ये बताइए, आपने खुद ही कहा कि मोदी जी ने ताली और थाली बजाई, हमारे रामविलास शर्मा जी बता रहे हैं, ये ताली और थाली बजा बजा के आज हम पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर कोरोना के अंदर पहुंच गए। तो क्या इन मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा? आज आप प्रदेश की हालत देखिए, हमारे हरियाणा की, हम बेरोजगारी के अंदर पहले नंबर के ऊपर है, तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। और मैंने आपसे इस जो शुरू हुआ आपका डिबेट, उसको शुरुआत में ही कहा कि हो सकता है हमारे से भी कुछ गलतियां हुई है, हमारी नेतृत्व में भी हो सकता है कि बीच बचाव शुरुआत में नहीं कर पाए, पर इनकी महत्वाकांक्षा भी तो देखिए ना कितनी ज्यादा है। सिंधिया जी को हमारी पार्टी ने क्या नहीं दिया, अगर उसके बावजूद अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उनका अपना निजी स्वार्थ है। तो मैंने तो राव साहब आपसे सवाल यही किया था, इतनी बड़ी परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए सरकार का जीना आराम कर दिया था तेल की कीमतों को लेकर। वो दौर तब था जब विश्व बाजारों में वाकई तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। सब्सिडी के आधार पर तेल उपलब्ध कराया जाता है हिंदुस्तान की जनता को, तब भी भाजपा ने आपकी गर्दन पकड़ ली थी। आज इतिहास में सबसे सस्ता तेल मिल रहा है और दुनिया में सबसे महंगा तेल हिंदुस्तान में बिक रहा है। कांग्रेस कोई आंदोलन खड़ा कर पाई? कांग्रेस जनता को सड़क पर लेकर आ पाई? क्या कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई माहौल बना पाई? ये वो सवाल हैं जो जहन में खदबदाते हैं। क्या चिरंजीव राव, देवेंद्र यादव जी मेरे साथ में बैठे हैं युवा नेता, क्या आपको वाकई नहीं लगता है कि जनता को जोड़ने के लिए जिस इच्छा शक्ति की और जिस ऊर्जा की जरूरत है देश के स्तर पर, कहीं ना कहीं उसमें आप और आपकी पार्टी चूक रही है और इस पर विचार करने की और कदम उठाने की तुरंत जरूरत है? ये आप लोग खारिज कर देंगे केवल इसलिए कि आपका कहा गया कुछ भी शब्द कहीं गांधी परिवार के खिलाफ या वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ ना समझा जाए? दोनों से सवाल है। हिमांशु जी, मैंने आपको ये बात कही, आपने ये बात कही कि तेल की कीमतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किए। सत्ता के अंदर गर्दन पकड़ने के लिए हमेशा हमें मीडिया की साथ की जरूरत होती है। अभी 2 दिन पहले पूरे देश भर के अंदर इसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने प्रदर्शन किया। क्या किसी भी न्यूज चैनल ने उसको दिखाया? ये सवाल चिरंजीव जी का है। देवेंद्र यादव जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? चिरंजीव जी ने तो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
मीडिया इतना उधर चला गया, आप पार्टी देखती रह गई, मीडिया पूरा का पूरा चला गया। लगता नहीं है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मीडिया क्यों चला गया? जी देवेंद्र जी। जैसे रामविलास जी बारे में आप कह रहे थे जी कि रामविलास जी उस दौर में जब कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी और सभी राज्यों में अपनी सरकार रखने वाली पार्टी थी। जी मैं आपको बस यही कहूंगा, हम और राव जी जैसे सभी युवा लोग भी इस कांग्रेस को आने वाले समय में पुराने तौर पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं जी और हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार नेतृत्व में बेहतर तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। का एक एग्जाम्पल आपको छत्तीसगढ़ में दिखता है कि किस तरीके से युवा साथियों ने छत्तीसगढ़ में युवा सरकार बनाई है, युवा मुख्यमंत्री दिया है और निश्चित रूप से हम जैसे हजारों युवा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एनसीआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल में काम करते हैं, कांग्रेस में काम करते हैं, वो लोग जनता के बीच में जाकर जनता का समर्थन लेके परिवर्तन करेंगे। और वो भी दौर आएगा जब हम जिस पोजीशन पे रामविलास जी आज है, हम उस पोजीशन पे होंगे और पूरे देश के अंदर तो ये सपना देख रहे हैं देवेंद्र यादव जी, देखते हैं वो सपना किस तरीके से साकार होता है। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि अभी भी कुछ युवा नेताओं ने अपनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के प्रति छोड़ी नहीं है, उन्हें अभी भी अपना और देश का भविष्य कांग्रेस के साथ दिखाई देता है। लेकिन सत्य यह है कि कांग्रेस वाकई भविष्य को लेकर एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। जरूरत इस बात की है कि देश के तमाम वर्गों के लोग कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंतन करें, मंथन करें, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र में मजबूत सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष अनिवार्यता है, इच्छा नहीं। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले पर चर्चा के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर यह कहता है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक के सफर ऐसा एक उम्र से यारों, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। गुलाम मोहम्मद कासिर का जो ये शेर है वो वर्तमान में जो तमाम कांग्रेस के प्रति निष्ठावान लोग हैं उनके लिए हौसला दे सकता है कि भले ही मंजिल उन्हें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नाव और रास्ता दोनों बदलने की जरूरत महसूस नहीं की है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।